ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम है क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है सॉल्यूशन। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है ना, बिना देर किए हुए शुरू किया जाता है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। क्या पढ़ा था? हेनरीज लॉ। ठीक है। तो हेनरीज लॉ कैसे क्या बताता है? हेनरी लॉ सबसे पहले रिकैप देता हूं मैं। हेनरी लॉ किसके लिए है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। और हेनरी लॉ डील्स करता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। डील्स विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और ये बताता क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में किसी गिवन टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस प्रेशर के जिस प्रेशर पे इसको गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो वहां से फॉर्मूला लिखना क्या, एक्स जो मोल फ्रैक्शन लेते हैं यहाँ पे, वो क्या लेते हैं? एज ए मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी लिया जाता है। पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं, तो यहाँ पे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो हमने की पीछे पढ़ा अभी। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आता है के एच। के एच क्या है आपका? के एच को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। फिर हमने देखा तो ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड एज ए मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी को बताता है। तो ग्राफ कैसे आया था? ग्राफ आया था क्या, स्ट्रेट लाइन आपका आया था ऐसे, जो कि ओरिजिन से शुरू होता है। फिर हमने देखा यहाँ पे कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमने ये देखा कि ये जो के एच का वैल्यू होता है डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट सॉल्वेंट्स में भी के एच का वैल्यू डिफरेंट पाया जाता है। उसके बाद जो के एच का प्रेशर होता है, वो के एच का जो यूनिट होता है वो सेम होता है किसके यूनिट के? प्रेशर के यूनिट के, जो कि टॉर या किलो बार में हो सकता है। फिर हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं के एच का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है, मतलब क्या करती है? घट जाती है। फिर हमने बात की कि एप्लीकेशन क्या है। हेनरीज लॉ के तीन अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हमको पढ़ने थे। पहला एप्लीकेशन ये था कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पैक करते हैं, तो उनको हाई प्रेशर के अंदर बॉटल को सील किया जाता है, ताकि जो उसमें गैस डिजॉल्व कर जा रही है CO2, वो क्या हो सके, जो गैस उसमें डाली जा रही है वो अच्छे से डिजॉल्व हो पाए। दूसरा एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स के लिए था कि जिससे जैसे स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते जाते हैं, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस है वो क्या करती हैं? बढ़ जाती हैं। ठीक है, ब्लड में हमारे। फिर जब वो वापस आते हैं ऊपर तो प्रेशर घटता है, तो गैसेस निकलने की कोशिश करती हैं, और निकलने की कोशिश की करने की वजह से क्या होता है, उनके जो वेजल्स हैं उसमें बबल्स बनने लगते हैं नाइट्रोजन के, और उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस कंडीशन को बेंड्स का नाम दिया जाता है। तो इस बेंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं, जो टैंकर ले जाते हैं जिससे वो सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें हीलियम का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है हीलियम का। नाइट्रोजन का परसेंट 56.2 कर दिया जाता है, और ऑक्सीजन 32.1% कर दिया जाता है। ऐसे करके वो क्या करते हैं? डील करते हैं डिफरेंट कैसे तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन से। तीसरा एप्लीकेशन ये था कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में क्या होता है? घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो क्लाइंबर्स है या जो रहने वाले लोग हैं, उनके सोचने की क्षमता या उनको सांस लेने में क्या होता है? तकलीफ होने लगता है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं कैसा कंडीशन? एनॉक्सिया का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे। फिर मैंने आपको शायद क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, जो भी गैस आप लिक्विड में डिजॉल्व करो पहली बात तो वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, या सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फिर हमने बात की थी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ऐसा समझ सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होती है, या डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन क्या चली जाती है? बैकवर्ड चली जाती है। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड जो प्रोसेस है वो सिमिलर होता है किस प्रोसेस के? कंडेंसेशन प्रोसेस के, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर हमने ये क्वेश्चन किया था, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के मिलीमोल्स कितने आएंगे, ठीक है ना, जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है 293 केल्विन पे। तो यहाँ पे हमने निकाला था कितने मिलीमोल्स हैं? ठीक है, 0.61 मिलीमोल्स।
फिर ये भी हेनरीज लॉ क्या होता है, टैंकर्स में कितने परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, तो यही सब क्वेश्चन था, ये हमने ये बता दिया था यहाँ पे, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसके बाद पूछा हुआ क्या है, वाई द टैंकर वाई स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट इट इज डिसॉल्व। अभी मैंने बताया वही चीज है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां से शुरू करते हैं अपने क्लास का, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो पूछ क्या रहा है कि अर्गॉन है जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कितने का, 6 बार का। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अर्गॉन गैस इन वाटर। तो अर्गॉन अर्गॉन गैस का जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं जो हेनरीज लॉ है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ तो फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ अगर आप देखोगे तो क्या होता है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, कह सकते हो, गैस इन लिक्विड, यही फॉर्मूला होता है। और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है, यही क्या बताता है आपको, सॉल्युबिलिटी बताता है। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अगर मैं निकालूं ऐसे, क्या निकालें, मोल ग्रेशन ऑफ अर्गॉन गैस है, ए आर। तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अर्गॉन डिवाइड बाई मोल, अरे हेनरी लॉ कांस्टेंट किस गैस का, अर्गॉन गैस का, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 6 बार है। और यहाँ पे के एच दिया, हेनरी लॉस कांस्टेंट कितना दिया है गैस के लिए, वो है 40 बार। तो 40 किलो बार दिया है, तो 14 इंटू 10⁻³ बार लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हो 40,000 बार, ठीक है। तो 6 बार बाई 40,000 बार, सॉल्व करोगे तो 0.00015 आएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, कितना वैल्यू होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 पॉइंट्स पे डेसिमल होंगे तो, अरे 4 पॉइंट के बाद डेसिमल होंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये था हमारा क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए आर गैस इन वाटर, कितना वैल्यू आई 1.5 इंटू 10⁻⁴। आइए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा। एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। इसका भी जो आंसर है बिल्कुल सिंपल है, या कह सकते हो हेनरी लॉस कांस्टेंट के बेसिस पे ही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या, जैसा कि आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ऑफ गैस इन लिक्विड, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ठंडे वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी है उस वाटर में क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए वहाँ पे जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो क्या लिखोगे, इन कोल्ड वाटर solubility of O2 in H2O इंक्रीज कर जाती है, ड्यू टू विच aquatic species are comfortable in cold water rather than hot water, rather than warm, ठीक है।
तो कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 जो होता है H2O का किस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं मोर कंफर्टेबल होती हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन द हॉट वाटर। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो ये भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। आइए बात करते हैं वेपर प्रेशर की। अब अगला टॉपिक चलते हैं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे कि आप क्या कर लें, यहां पे कोई बीकर ले लें, ठीक है, और इसमें क्या करें, वाटर भर दें। ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। अब इस जो आपने ये वेजल लिया हुआ है, क्या है, बीकर है, ये मान लीजिए बीकर है, बीकर। ठीक है, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको किसी बर्तन से क्या करते हैं, वेजल से ढक देते हैं। ठीक है ना, कवर्ड बाई वेजल, कवर्ड बाई अनदर वेजल, दूसरे वेजल के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको ढक देते हैं। तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इवोपोरेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे इवोपोरेशन प्रोसेस होता है, इवोपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट। तो इवोपोरेशन प्रोसेस तो जानते हो, बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है, जिसमें जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे मान लो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं जो, तो सरफेस के मॉलिक्यूल किस में चले जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। तो ये क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स किस में चले जाएंगे, वेपर में चले जाएंगे। और जो यहाँ पे खाली स्पेस है, ठीक है ना, यहाँ पे जो खाली स्पेस है उसमें क्या करने लगेंगे, ये रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वेपर बदल जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो आप। ठीक है, ये वेपर, ठीक है, तो किसमें बदल जाएंगे, इवोपोरेशन प्रोसेस के द्वारा वेपर में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे इवोपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, और उसके बाद वेपर ऑक्युपाइज द स्पेस, occupies the vacant space available in beaker। बीकर में जो अवेलेबल स्पेस है उसमें क्या करते हैं, वेपर अपना उसको ऑक्युपाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये पहला पॉइंट था मेरा, ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट देखो क्या होगा, रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। ऑक्युपाइज स्पेस, वेपर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स डूइंग रैंडम मोशन, रैंडम मोशन स्टार्ट करना, रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। और रैंडम मोशन करते करते वो क्या करेंगे, इस जो लिक्विड के सरफेस है उसको क्या कर देंगे, स्ट्राइक करेंगे, लिक्विड के सरफेस को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है ना, तो चौथा पॉइंट ये लिख लेना कि वेपर क्या होगा, इवोपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उससे वेपर बने, और ये जो बीकर के अंदर जगह खाली बचा था उन्होंने क्या कर दिया, ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पे रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर दिया। रैंडम मोशन करते करते वो क्या किए, वो लिक्विड के सरफेस पे क्या करने लगे, टकराना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो टकराएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और इस समय दोबारा क्या होगा,
कन्वर्ट अरे वेपर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। फिर ये प्रोसेस दोबारा शुरू होगा, इवोपोरेशन होगा, दोबारा वेपर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे और वो क्या करेंगे, दोबारा आके टकराएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। तो ऐसे ये जो कंडेंसेशन और इवोपोरेशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा और इनके बीच एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। और इस इक्विलिब्रियम के टाइम जो प्रेशर वेपर के द्वारा लिक्विड सरफेस पे लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, द वेपर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द सरफेस ऑफ लिक्विड, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड गेट्स कंडेंस। जैसे ही स्ट्राइक करेंगे लिक्विड के सरफेस को क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, मतलब वेपर से दोबारा लिक्विड में चले जाएंगे। फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन goes on and equilibrium is established, equilibrium is established between them। और उनके बीच क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। किसके किसके बीच, रेट ऑफ इवोपोरेशन और किसके बीच, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच। रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। और एट दिस टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लास्ट पॉइंट रहा आपका, इससे लिखता हूं, तो द प्रेशर exerted by vapor on the liquid surface at this equilibrium is known as vapor pressure। और इस इक्विलिब्रियम के टाइम जो प्रेशर वेपर से द्वारा लिक्विड सरफेस पे लगाया जाएगा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, दोबारा एक बार सुन लिया। मैंने बर्तन में क्या लिया, लिक्विड लिया, वाटर लिया, इसको एक बर्तन से ढक दिया और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन वो प्रोसेस होता है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बिलो उसके अपने आप होता है। वहां पे आपको टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देने की जरूरत है। इवोपोरेशन प्रोसेस से वेपर्स बनेंगे और वेपर्स क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैकेंट स्पेस है उसको ऑक्युपाई करना शुरू कर देंगे और ऑक्युपाई करेंगे, वहां पर रैंडम मोशन भी स्टार्ट कर देंगे साथ में। और रैंडम मोशन करते करते वो लिक्विड के सरफेस से स्ट्राइक करेंगे और जैसे ही स्ट्राइक करेंगे वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। फिर दोबारा ये प्रोसेस चालू होगा, इवोपोरेशन होगा, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऑक्युपाई करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और वहां पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेशर इस वेपर्स के द्वारा लिक्विड सरफेस पे लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारा पूरा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आइए अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं। तो पहला जो आपका फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो तुमको पता ही होगा, कुछ क्लास है, तुम छोटे बच्चे तो नहीं, 12th में हो, तो तुमको ये मालूम होगा क्या, तुमको ये मालूम होगा पसीना ज्यादा है, ठीक है,
तो तुमको ये मालूम होगा कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, ज़्यादा से जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके पास मैक्स ज़्यादा एनर्जी होगी, किससे, स्केप एनर्जी से। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा जिससे वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस से क्या करेंगे, स्केप करके किस में बदल जाएंगे, वेपर्स में बदल जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर में बदल जाते हैं। तो ज्यादा वेपर बनेगा तो उसकी वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर भी आपका क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहां पे ये लिख सकते हो, पहला पॉइंट लिख सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी of molecules increases and larger fraction of molecules have enough kinetic energy than escape energy। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लार्जर मॉलिक्यूल्स, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास उतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी, किससे, स्केप एनर्जी से, जिससे वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस को आसानी से स्केप कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या होता है, यहाँ पे स्केप कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो सेकंड पॉइंट, नाउ larger fraction of molecules escape the surface of liquid, escape the surface of liquid and convert into vapor। तो लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस से स्केप कर जाएंगे और किस में बदल जाएंगे, वेपर्स में बदल जाते हैं। और जब वेपर में बदल जाएंगे तो वहां पे वेपर का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे एक बात में लिख सकते हो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू escape surface of liquid, to escape surface of liquid। और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, इनफ काइनेटिक एनर्जी होगा सरफेस ऑफ लिक्विड को स्केप करने के लिए, तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको चीज क्या करनी है, ध्यान रखनी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप द सरफेस ऑफ लिक्विड सो दैट वी गेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो आपकी जानी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज करता है मैंने बता दिया। अब एक छोटी सी बात यहीं पे, बॉइलिंग पॉइंट का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच
बॉइलिंग, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to atmospheric pressure। वह टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड के वेपर बनेगा, वेपर की वजह से वेपर प्रेशर बनेगा। हमने देखा कैसे वेपर प्रेशर बनता है। तो अगर इस वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग, known as its boiling point, known as its boiling point। इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में है ये? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसी में हमने बता दिया। अब देखो सेकंड फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर है तुम्हारा नेचर ऑफ लिक्विड्स। दूसरा फैक्टर यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जगह है तो क्या दिक्कत है। सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए देखिए क्या होता है। जैसे कोई लिक्विड्स हैं, दो लिक्विड्स आपस में लिक्विड्स है, तो लिक्विड के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होगा और वो वेपर में बदलेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो आसानी से वेपर में बदल जाएंगे, और आसानी से वेपर में बदल जाएंगे तो वहां पे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, सोल्यूशन का वहां पे अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला है the liquid which has less intermolecular force of attraction, less intermolecular force of attraction between its molecule have higher tendency to convert into vapor। ठीक है। तो जिस लिक्विड में जिसमें मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वो लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकती है, और आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, द लिक्विड विच हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल हैव हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर एंड ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, इंक्रीज कर जाता है। और उसके बाद अगर जो कोई भी सब्सटेंस जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो द लिक्विड इज सेड टू बी वोलाटाइल, द लिक्विड सेड टू बी वोलाटाइल। ये बोलेंगे कि लिक्विड क्या है, वोलाटाइल है। ठीक है। और ऐसे लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सच लिक्विड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सच लिक्विड्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है, क्योंकि आसानी से वेपर बनेगा तो आसानी से जो वेपर की वजह से वेपर प्रेशर होगा तो
वो वेपर प्रेशर आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, कम ही टेम्परेचर पे बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए बोलेंगे कि ऐसे लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। दूसरी बात यहां पे आगे क्या है, द लिक्विड्स विच हैव हायर force of attraction between its molecules will have lesser tendency to form vapor। ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप कह सकते हो कि उनके वेपर प्रेशर, उनके वजह से वेपर बनने की टेंडेंसी क्या होती है, या उनका वेपर में जाने का टेंडेंसी कह सकते हो क्या होता है, कम होता है, और इसकी वजह से वहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या करता है, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। और ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं, जो आसानी से वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है, सच लिक्विड इज नोन एज नॉन वोलेटाइल, लिक्विड इज नोन एज नॉन वोलेटाइल, जो आसानी से वेपर नहीं बनाता है। एंड सच लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है। ठीक है, तो ये चीज है। ऐसे लिक्विड्स को हम लोग नॉन वोलेटाइल लिक्विड भी कह सकते हैं, जो आसानी से वेपर प्रेशर या जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और ऐसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि अब उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर दे के उनके वेपर प्रेशर को कहाँ तक पहुँचाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुँचाएंगे, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट हैं। तो इसलिए टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए सच लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमको बात यहाँ पे क्या करना है, ये रहा आपका क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। दो फैक्टर्स हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। और नेचर लिक्विड में दो टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं, एक ऐसा लिक्विड जो कि वोलेटाइल हो और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल क्या हो, कम हो, इसलिए वो आसानी में वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज कर देता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर माना जाता है। दूसरा बात यह है, ऐसे लिक्विड्स जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और आसानी से अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और ऐसे लिक्विड्स को नॉन वोलेटाइल माना जाएगा। तो ये था आपका क्या, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। पहली बात, राउल्ट्स लॉ किसके साथ डील करता है, तो ये देख लीजिए। राउल्ट्स लॉ डील्स विथ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ किसके लिए डील करता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डील करता है। इसका आप देखोगे स्टेटमेंट क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट in solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो दो कंपोनेंट होंगे, दोनों लिक्विड होंगे, तो
किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। दूसरी बात मैं लिख सकता हूँ कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा बी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ यही बोल रहा है, ठीक है ना, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, इन दिस केस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब काई ए और काई बी। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिल गए। देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन है ये, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो अगर तुम जानते हो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे जब, तो पी ए वो डायरेक्टली वो इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए काई ए के। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी बात, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी काई बी के। ठीक है, यहाँ पे पी ए और पी बी क्या है तो देख लो, पी ए प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है उसके प्योर स्टेट में, पी बी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये कंपोनेंट बी का इसके प्योर स्टेट में क्या है, प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर इसको बोल सकते हो। और पीए क्या है, पीए पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, केवल प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ मिला दिया गया है, कंपोनेंट ए। पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, तो पी नॉट ए प्योर को दिखा रहा है, कंपोनेंट ए को प्योर स्टेट में उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है, और पी नॉट बी कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है। पी ए और पी बी क्या है, बस कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर है यहाँ। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कर लेना भाई, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ये लिखना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब देखो यहाँ पे अगर हम मान लें जो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड बी, मान लेते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव्स एज आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है, वो फॉर्मूला क्या है, पी टोटल इजकल टू पी नॉट पी बी पी ए प्लस पी बी, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ पी टी इजकल टू पी टोटल पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो ये फॉर्मूला हो गया क्या आपके लिए, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए। ठीक है, पी टोटल, ये पहली चीज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में, पी टोटल। दूसरा ये है काई ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एक
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सबका सम लेते हैं तो कितना आता है, हमेशा दो कंपोनेंट, दो मोल, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में अगर उनके मोल फ्रैक्शन का सम लिया जाए तो वो कितना आता है, 1 के बराबर आता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि काई ए इजकल टू 1 माइनस काई बी। ऐसा लिखने से क्या होगा, अब काई ए का वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, 3। यहाँ पे लिख लो पुटिंग काई ए इजकल टू 1 माइनस काई बी इन इक्वेशन 3। तो क्या आएगा देखो, पी टोटल, तो पी टोटल ऐसे ही रहा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। पी नॉट ए काई ए इजकल टू 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। अब इसको आगे हम लोग कैरी कर लेते हैं, यहाँ पे देखें ये बहुत सारा जगह बचा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या देखो, पी टोटल इजकल टू क्या लिखा मैंने, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पी टी इजकल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है। ये माइनस ये प्लस है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी टी इजकल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी काई बी माइनस पी नॉट ए काई बी। क्या है, तुमको काई बी कॉमन नहीं लग रहा है क्या, यहाँ पे देखो काई बी कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, पी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस काई बी, ब्रैकेट में क्या आएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ किसमें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला ये था, दूसरा ये पी टी इजकल टू पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये कब आया, जब मैंने इक्वेशन थर्ड में क्या पुट किया, काई ए इजकल टू 1 माइनस काई बी। अब आगे आते हैं और इसी इक्वेशन में मैं क्या पुट कर देता हूं, ठीक है ना। जैसे देखा कि काई ए, दूसरा कलर लेते हैं, देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में तो उनका मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो कितना आता है, सबको मालूम है 1 आता है। तो पिछली बार मैंने क्या पुट किया था, काई ए इक्वल टू क्या पुट किया था, 1 माइनस काई बी। अब उल्टा करते हैं, काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। पुटिंग काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैंने पुट कर दिया, तो हम लोग जानते हैं पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू था पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी, तो काई बी यहीं पे आया तो काई बी की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस काई ए। आगे देखिए पी टी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, इसको और इसको। तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए काई ए, इसको मैंने आगे लिखा पी नॉट बी काई ए प्लस क्या आ गया, पी नॉट बी। पी टोटल, क्या तुमको नहीं लग रहा कि यहाँ पे काई ए दोनों में कॉमन है, काई ए और काई ए, तो बाहर काई ए लिख लेते हैं, काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो पी टी इक्वल टू आया पी नॉट बी पी नॉट बी प्लस काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट
तो दूसरा इक्वेशन आ गया जब मैं पुट करता हूँ क्या, जब मैं पुट करता हूँ क्या, काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए। तो ये दूसरा इक्वेशन है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो ये दूसरा इक्वेशन है जो तुमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ सिंपली। तो इतने सारे इक्वेशन आ गए। ठीक है, पीछे क्या था, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस काई बी। ठीक है, पी नॉट ए प्लस काई बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इधर क्या है, पी नॉट बी प्लस काई ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो टोटल कितने इक्वेशंस मिल गए तुमको इस राउल्ट्स लॉ में, 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस है, देखो यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन है। अरे ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन राउल्ट्स लॉ। कौन कौन से इक्वेशन है देख लो यहाँ पे। पहला तो यही है कि पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए काई ए। दूसरा, पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी काई बी। तीसरा, पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, जिसको तुम क्या लिखते हो, पी ए प्लस पी बी। चौथा, पी टोटल इक्वल टू, पीछे क्या था देखो, पी टोटल इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए प्लस काई बी, पी नॉट ए प्लस काई बी, काई बी। और उसके बाद क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट। ये इक्वेशन हो गया। पांचवा, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बी प्लस काई बी, पी नॉट बी काई ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। यही है। ठीक है, ये तो ये 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन है जो तुम्हारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ और भी एक, अगर तुमको निकालना क्या हो, कंपोजिशन इन वेपर फेज। कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालना हो तो यहाँ पे देख लो, कंपोजिशन इन वेपर फेज। उस केस में अलग फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो कितना आएगा, वाई ए इक्वल टू होता है पी ए अपॉन पी टोटल। पी टोटल यहाँ पे वैल्यू तुम रख सकते हो ये वाली। ठीक है, उसी तरह वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो क्या आएगा, वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी। या आप वाई बी ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे तो निकाल ही लोगे मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे निकाल सकते हो जैसे कि वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या आता है, 1। तो वाई ए अगर तुमने पिछले वाले फॉर्मूले इससे निकाल लिया है, तो अगर जो वैल्यू आएगी पुट कर दोगे यहाँ पे, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो निकाल ही लोगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालने के लिए, और ये सब तो इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ। ये क्या था बच्चों, शुरू हमने कहाँ किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था। और मैंने आपको बताया कि राउल्ट लॉ किसके साथ डील करता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। और इसका स्टेटमेंट क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर लेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो ये सब चीजें मैंने लिखी थी यहाँ पे। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, स्टेटमेंट ने बोल दिया।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो पी नॉट ए और पी नॉट बी आएगा। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। जब प्योर स्टेट में ए को लोगे तो उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा? पी नॉट ए बोलते हैं। प्योर स्टेट में बी को लोगे तो उसको पी नॉट बी बोलेंगे। पी ए और पी बी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए और बी के। तो यहाँ से फॉर्मूला निकालना शुरू किया गया। तो पहला फॉर्मूला आया वो पी टोटल निकालने का, उससे पहले ये था, उसके बाद पी टोटल वैसे भी आया और उसके बाद ऐसे भी पी टोटल। मतलब इस केस में देखोगे यहाँ पे केवल काइये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या? मान लो तुमको बस काइये दिया है तो ये वाला निकाल, ये वाला ले सकते हो। पी नॉट बी दिया है, पी नॉट ए दिया है और काइये दिया है तो ये वाला इस्तेमाल कर लेना। पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया है और काई बी दिया है तो ये वाला इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद अगर वेपर फेज में कंपोजिशन पूछे तो वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल होता है। पी ए का तुम निकाल ही लोगे यहाँ से, ये फॉर्मूला रहा। पी टोटल तुम्हारा क्या है? पी टोटल इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो निकालने के लिए। और सेम चीज यहाँ पे वाई बी के लिए भी कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। लेकिन उससे बढ़िया करने से बेहतर ये है कि वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 होता है तो वाई बी इक्वल टू 1 माइनस वाई ए किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग बच्चों क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे बने रहिए और देखते रहिए।